तो अब ऐसा करते हैं, ये तीनों सर्किट एलिमेंट ले लिए अपन ने, ठीक है। पिछले 3 वीडियोस में जो अपन ने डिस्कस किया, एक तो उसको रिवाइज कर लेंगे, समराइज कर लेंगे यहाँ पे ब्रीफली, और उसके बाद में देखेंगे कि जनरल जो सर्किट्स होते हैं, एसी सर्किट्स, उसमें इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं पहला, और जो इम्पीडेंस आता है उसका इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो करते हैं। तो पहले तो रिएक्टेंस लिखते हैं तीनों सर्किट एलिमेंट्स की। इसकी तो आ रही है, ठीक है। इसकी रिएक्टेंस अपन ने कैसे डिनोट किया था इसको, एक्सएल, और ये था ओमेगा एल के बराबर। इसकी रिएक्टेंस एक्सी थी 1/ωc, ठीक है। यूनिट क्या, ओम्स, ऑब्वियसली तीनों का। इम्पीडेंस, इसकी तो आर की आ रही है, ठीक है। इसकी इम्पीडेंस jωL, इसकी इम्पीडेंस 1/jωc, ठीक है। अच्छा, अब क्या फिर हमने देखा है, V = IR, ठीक। ये तीनों वेरिएबल्स फेजर फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, V और I जो है फेज में है, ठीक है। V एंड I आर इन फेज, कोई फेज डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। ये देखा अपन। इसके केस में क्या होगा, V = I × jωL, ठीक है। और यहाँ पे J आने से बेसिकली क्या हो गया, इसको यदि मैं पोलर फॉर्म में लिख दूं एक्सपैंड करके, ठीक है, ये बेसिकली I0 0 है सपोज, ठीक है। और इसका ये jωL क्या हो जाएगा, ωL 90, ठीक है। कोई भी जैसे J2 है, ठीक है, तो J2 को यदि हमको पोलर फॉर्म में, J2 जो है ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का एक्सप्रेशन है ना, इसको पोलर फॉर्म का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, 290 लिखेंगे, ठीक है। इसको ωL 90 कर दिया। और हम जो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, फेजर्स का मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होता था, I0 ωL, और ये क्या हो जाएगा 0 + 90, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, I0 ωL 90, ये आ गया। ये मैंने स्टेप वाइज कर दिया, यानी ये चीज अपन कर चुके हैं। तो I यदि I0 0 है, जो अपन I0 0 रखा है इसको, ठीक है, तो V जो है वो 90 डिग्री से आगे होता है, ये देखा अपन ने, ठीक है। और ये यहाँ जो J आ रहा है इसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, V लीड्स I by 90 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह से कैपेसिटर का, है ना, कैपेसिटर के केस में क्या होगा, V = अगेन I ZC, ठीक है। तो V = I/jωc, आप चाहें तो जैसे I को इधर ले लें और jωc को दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा V jωc, ठीक है। अब इसके बाद में भाई ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसके बिल्कुल सिमिलर है, एक्सेप्ट कि इसमें I यहाँ पे, इसमें V यहाँ पे। तो इस वाले केस में क्या होगा, I लीड करेगा। I लीड करने का मतलब हो गया कि V लैग करेगा, है ना। तो V के टर्म्स में अपन लिखते हैं, तो V लैग्स I by 90 डिग्री, ये देखा अपन, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, जैसे सपोज किसी सर्किट में इन तीनों को मैं ज्वाइन कर दूं एक के बाद एक, ठीक है, और कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया अपन ने, ठीक है। तो करंट तो कॉमन ही है, तीनों में जो करंट है, करंट तो कॉमन ही है। इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उसको मैं प्लॉट करता हूं जरा। जैसे इस कॉमन सर्किट में जो करंट और इंडिविजुअल जो सर्किट एलिमेंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस है उसको प्लॉट करें, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया अपन ने, है ना, रियल साइड, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है।
अच्छा, अब करंट जो है वो करंट तो कॉमन है, ठीक है। करंट को सपोज यदि करंट का फेज हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो करंट कॉमन है, इसको अपन एक तरह से क्या लिख सकते हैं, आई आर भी यही है, आई एल भी यही है और आई सी भी यही है। भाई तीनों में तो सेम ही करंट फ्लो कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब यदि हमको पोटेंशियल डिफरेंस यदि हमको मार्क करना है तो वी आर और आई आर में कोई फेज लैग नहीं होता है, अभी अपन ने देखा। तो वी आर का डायरेक्शन तो यही हो जाएगा, ठीक है। इसको वी आर बोल देते हैं, ठीक है। जो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट को लीड करता है 90 डिग्री से, तो उसका जो फेजर है वो इस डायरेक्शन में होगा। आप देख रहे हैं वी एल इधर होगा, ठीक है। और कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लैग करता है, ठीक है, लैग कर रहा है। तो इसका जो ये फेजर है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और फेजर का जो मैग्नीट्यूड है मैंने तो ऐसे ही बना दिया, वो किस पे डिपेंड करेगा, ZL पे डिपेंड करेगा और ZC पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि इंडक्टर ज्यादा बड़ा है तो ये फेजर का मैग्नीट्यूड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर यदि छोटा है तो जो कैपेसिटर वाला जो फेजर है ना VC का, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये VC हो गया। तो इतना तो अपन कर चुके हैं अभी तक। अब ऐसा करते हैं, एक RL सर्किट लेंगे तो उसमें इम्पीडेंस कैलकुलेट करके और फिर उसके इम्प्लीकेशंस निकालते हैं थोड़े। तो ये जैसे एक सिंपल RL सर्किट ले लिया अपन ने, ये R, ये इंडक्टर, ठीक है। AC पावर सोर्स से ज्वाइन कर दिया। तो इस सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, Z, सर्किट का इम्पीडेंस। ये क्या हो गया, दो एलिमेंट हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, जैसे Z1 Z2, ठीक है, जैसे रेजिस्टर के केस में करते थे। अब इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए आप जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उसका इम्पीडेंस तो आ ही गया। एग्जैक्टली जिस तरह से आप रेजिस्टिव सर्किट्स के केस में रजिस्टर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, उसी तरह से हम इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Z1 प्लस Z2, ठीक है। Z1 क्या है, Z1 तो आ रही है, और Z2 क्या है, JXL, ठीक है। तो ये क्या हो गया, R प्लस J ओमेगा L, ठीक है। अच्छा, ये इम्पीडेंस जो है वो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखी हुई है। इसको यदि पोलर फॉर्म में हमको लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर और फाई, और जहां पे फाई क्या है, tan फाई जो है वो ओमेगा L अपॉन R होगा, ठीक है। ये Z हो गया। तो इस इम्पीडेंस को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिपिक्ट करना चाहें तो क्या डिपिक्ट करेंगे, हम इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो रियल एक्सिस है, रियल कंपोनेंट वो क्या है, वो R है, और इसका जो इमेजिनरी एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो क्या है, ओमेगा L, और ये जो है ये फाई है, और इस फेजर का मैग्नीट्यूड क्या है, R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या निकला, जो अपने पास में Z जो इस टाइप का आया है, इसका इम्प्लीकेशन क्या निकला, ये Z जो है वो डिसाइड करेगा कि इस सर्किट में, मतलब ये दो पॉइंट ले लें, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, पॉइंट 1 और 2 के बीच में जो दो चीजें हैं, एक तो करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट का करंट, और 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इस Z से गवर्न होगा, ठीक है। जैसे सपोज सिंपल इंडक्टर जब होता था, एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है, तो हम क्या लिखते थे, V इज इक्वल टू J ओमेगा L, ये तो इसका इम्पीडेंस होता था, इनटू I, और ये बेसिकली क्या है, ये है ओमेगा L 90 डिग्री, I नॉट 0 डिग्री, ठीक है। तो करंट का जो भी फेज है ना, 0 डिग्री पे हो सकता है, फाई हो, जो भी फेज हो, इस इम्पीडेंस के फेज के कारण जो वोल्टेज जो है करंट को उतना लीड कर देता है। क्यों, क्योंकि
कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा एल आई नॉट 90 प्लस 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री की जगह कुछ भी होता है, सपोज यहाँ आई नॉट की जगह थीटा होता है, मतलब 0 की जगह थीटा होता, तो ये क्या होता है 90 प्लस थीटा हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इम्पीडेंस का जो भी फेज है, ये फेज है ना, ये वाला जो फेज है, ये करंट के फेज के साथ में ऐड हो जाएगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस का फेज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, है ना। अब जैसे इसी वाले केस में ये जो सिंपल सा आरएल सर्किट जो अपन ने बनाया है, इसका V इज इक्वल टू ZI यदि अपन लिखें, ठीक है, और Z अभी अपन ने निकाला, Z क्या निकाला अपन ने, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको मैं ये भी लिख सकता था, मॉड Z भी लिख सकता था, बट एनीवे चलिए पूरा ही लिख दिया, इंटू फाइव, ठीक है। और I जो है कुछ भी हो सकता है ना, आई नॉट सपोज थीटा, ठीक है। तो इस वाले केस में, इस वाले सर्किट में, ये वाला जो सर्किट अपन ने बना दिया, इस वाले सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के अक्रॉस, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अक्रॉस नहीं, सर्किट के अक्रॉस, इसीलिए मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्योंकि ये V जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट से कितने से लीड करेगा, इस फाई से लीड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मॉड Z आई नॉट और फाई प्लस थीटा, तो आई नॉट का जो भी एंगल है उसमें फाई ऐड हो गया, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इंप्लीकेशन हो गया इसका। तो इसी तरह से मतलब आप किसी भी सर्किट का कर सकते हैं एनालिसिस। अच्छा, अब यदि सपोज इंडिविजुअल एलिमेंट्स में करंट जो है वो इंडिविजुअल एलिमेंट के पोटेंशियल डिफरेंस से आगे पीछे कितना है, वो यदि हमको पता करना हो, है ना, जैसे सपोज करंट हमको दे रखा हो इस वाले सर्किट में, सपोज ये दे रखा है आई नॉट 15 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अच्छा, हमको ये पता करना है, अब मैं पूरे सर्किट की बात नहीं कर रहा, इन दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इंडक्टर के अक्रॉस अपन क्या बोलेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड, और रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, दोनों में डिफरेंस है, आपको अब मालूम है कि क्या डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका जो भी V नॉट होगा, रेजिस्टर के केस में तो 15 डिग्री का 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं V आर नॉट बोल देता हूँ, जो भी होगा, ठीक है, R से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा। और इसके केस में, इंडक्टर के केस में, यहाँ लिख देता हूँ, इंडक्टर के केस में V एल नॉट, जो भी EMF इंड्यूस होगा, अभी एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल क्या हो जाएगा, 15 डिग्री में 90 डिग्री ऐड हो गया, आप देख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, V एल नॉट 90 डिग्री ऐड कर दिया आपने तो 105 डिग्री, ठीक है। और पूरे सर्किट का क्या हुआ, पूरे सर्किट का ये हो गया। तो आप किसी भी तरह का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, इस पे अभी डिस्कशन क्लोज करने के पहले ना बस एक किसी भी सर्किट का इम्पीडेंस कैलकुलेट हम किस तरह से करें उसको एक बार देख लेते हैं। तो जिस तरह से प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, एग्जैक्टली उसी तरीके से अब हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दो ही रेजिस्टर्स का एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सीरीज में हमने ले लिए, है ना, और इसका इम्पीडेंस Z1 है, इसका इम्पीडेंस Z2 है। और अब क्या है, जो फेजर फॉर्म है उसका मैनिपुलेशन अब आपको आता है, ठीक है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब करना आता है अब आपको। तो अब आप आराम से कर सकते हैं। Z1 Z2 इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है Z इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपको ऐड करना आता है, आप आराम से ऐड करें, ठीक है। पैरेलल अरेंजमेंट देखें, सपोज ये है, ये Z1 है और ये Z2 है, तो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है क्या हो जाएगा इस वाले सर्किट का, इसको मैं Z इक्विवेलेंट यदि बोल दूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो 1/Z इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 1/Z1 प्लस 1/Z2, ठीक है। अच्छा, और इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो Z इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा,
Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब आपको Z1 Z2 किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, पोलर फॉर्म में दे रखा हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखा हो, आपको मल्टीप्लाई करना आता है, ऐड करना आता है, डिवाइड करना भी आता है, ठीक है, आप कर सकते हैं। एक चीज देख लें, मतलब जैसे है ना, ये अपन कर चुके हैं हालांकि, जैसे 1/z, इसको यदि आपको सिंप्लीफाई करना हो, यदि 1/z सपोज इस फॉर्म में है 2 + 3j, है ना, सपोज इस वाले फॉर्म में है, ये अपन ने पहले डिस्कस किया था, तो इसमें क्या है ना, तो जैसे ये वाला सर्किट है, ये वाला सर्किट क्या हो गया, एक सिंपल आरएल सर्किट है ये, आप देख रहे हैं, एक सिंपल आरएल सर्किट का इम्पीडेंस है ये 2 + 3j। तो इसको यदि हमको मतलब नीचे से j हटाना हो, तो हम क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, याद है ना, ये अपन कर चुके हैं। तो अब ये आपको करना आता है, नीचे क्या हो जाएगा 2² प्लस, है ना, बीच में प्लस 3² और ऊपर 2 - 3j, ठीक है। तो क्या आ गया 2 - 3j, 9 + 4 13, ठीक है। इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, और उसके बाद में यदि कोई एडिशन वगैरह करना हो तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है।